नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी में प्रीति शर्मा आपके साथ। खबरों को विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सीएम धामी का यूएई दौरे के दूसरे दिन अबू धाबी में करीब 3550 करोड़ के एमओयू हुए साइन। आज सीएम के दिल्ली लौटने का है कार्यक्रम। सभी उद्योग घरानों को इन्वेस्टर समिट में आने का दिया न्योता। नशे के खिलाफ उत्तराखंड पुलिस की कार्रवाई। पौड़ी में पुलिस और एसटीएफ ने एक तस्कर को 2 किलो अफीम के साथ किया गिरफ्तार। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अफीम की कीमत 22 लाख रुपए। हरीश रावत ने लगाए बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप। प्रदेश में जल्द जाति आधारित जनगणना कराने की मांग की। कहा, सरकारी पदों को खत्म कर रही है बीजेपी। त्योहारी सीजन में खाद्य एवं सुरक्षा विभाग ने कसी कमर। प्रदेश में पनीर, दूध, दही और मिठाई की दुकान पर छापेमारी। लिए जा रहे हैं सैंपल। विभाग को मिल रही है नकली मावे की शिकायत। आज शारदीय नवरात्रि का 5वां दिन। मां स्कंद माता की हो रही है पूजा अर्चना। मंदिरों में सुबह से ही लगा भक्तों का तांता। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूएई दौरे के दौरान बुधवार को अबू धाबी में निर्माणाधीन बीबीएस हिंदू मंदिरों में ईंटें रखकर कार सेवा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अबू धाबी में ये अद्भुत हिंदू मंदिर बन रहा है। यहाँ पर हिंदू धर्म को स्थापित करने और मंदिर का निर्माण का जो कार्य चल रहा है, हम सबके लिए गौरव के क्षण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणा से इस मंदिर का कार्य हो रहा है। उनके नेतृत्व में भारत को विश्व के अंदर मान सम्मान और अलग पहचान मिल रही है। मुख्यमंत्री ने इस भव्य हिंदू मंदिर के निर्माण के लिए सभी संयोजनकर्ताओं और निर्माणकर्ताओं का भी आभार जताया। यूएई में हिंदू मंदिर जो यहाँ बन रहा है बहुत ही अद्भुत है और पूरे हिंदू धर्म को यहाँ पर स्थापित किया जाने का काम, उस मंदिर के निर्माण का काम हम सब के लिए बहुत ही गौरव के क्षण हैं। और निश्चित रूप से यहाँ पर आकर मैं समझता हूँ भगवान की कृपा से हम यहाँ पहुँचे हैं। मैं इस अवसर पर सभी निर्माणकर्ताओं को, सभी इसका संयोजनकर्ताओं को, प्रमुख स्वामी जी महाराज को नमन करता हूँ। राजधानी देहरादून में दिसंबर माह में होने वाले इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। संबंधित सभी विभागीय अधिकारी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के सफल आयोजन के लिए निरंतर तैयारी करने की कवायद में जुटे हैं। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून के सौंदर्यीकरण के कार्यों को कर रहा है। करीब 60 करोड़ से ज्यादा के सौंदर्यीकरण के कार्य किए जा रहे हैं। एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए राजधानी देहरादून की करीब 111 किलोमीटर लंबे मार्गों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इसके लिए प्राधिकरण ने करीब 60 करोड़ के बजट प्रावधान किया है। एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि स्वच्छ दून, हरित दून की थीम पर शहर को सुंदर बनाया जाएगा। जहाँ तक सौंदर्यीकरण की बात है, तो पूरे शहर को हमने 13 मुख्य सड़कों को लिया है और उसमें घरों की पेंटिंग, उसके साइनेज, जो पार्क हैं, पार्क को ठीक करना, जो फुटपाथ अगर कहीं टूटे-फूटे हैं उनको ठीक करना और जो डिवाइडर हैं, उन पर भी हम लोग सौंदर्यीकरण का कार्य कर रहे हैं। तो लगभग पूरा शहर ही हम लोगों ने इसमें कवर किया हुआ है। आने वाले समय में आपको परिवर्तन दिखाई देगा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जाति आधारित जनगणना को लेकर बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि 2021 में जनगणना हो जानी चाहिए थी, लेकिन वर्तमान सरकार उसे टालती रही। उनकी मांग है कि जाति आधारित जनगणना शीघ्र कराई जानी चाहिए। यदि उनकी सरकार आती है तो 2024 में ये उनकी प्राथमिकताओं में रहेगा। उन्होंने कहा कि ये इसलिए जरूरी है
जिससे मालूम पड़े कि उन जातियों के लिए क्या किया जाना शेष है। हरीश रावत ने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र द्वारा संवैधानिक आरक्षण को समाप्त करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। सरकारी पद नहीं भरे जा रहे हैं, चतुर्थ श्रेणी के पदों को खत्म कर दिया गया है। रेल, टेलीकॉम, हवाई, रक्षा आदि क्षेत्रों में पूंजीपतियों को बेचा जा रहा है। जब ये संस्थाएं नहीं रहेंगी तब पद भी नहीं होंगे। जातीय जनगणना की जो बात है, ये लोग जो इनका मेन मकसद है वो ये है कि लोगों को किस प्रकार हम विभिन्न जातियों में, विभिन्न वर्गों में बांटें और बांट करके अपनी राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति करें। तो जनता बहुत अच्छे से समझती है सब चीज़ें जो हैं वो जिस प्रकार से हमारी जो संस्थाएं हैं, चुनाव आयोग हैं, तमाम और जो इससे रिलेटेड संस्थाएं होती हैं वो इसके लिए स्वतंत्र हैं। और सरकार जिस प्रकार से कार्य कर रही है, सरकार के पास सिर्फ देखिए हमारा सीधा सा मानना है, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे लिए जाति सिर्फ एक है और वो है गरीब। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी अपने चंपावत दौरे के दौरान बुधवार को लोहाघाट के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कोलिर डेक पहुंची, जहां ग्रामीण महिलाओं नौका का संचालन संघ, बीजेपी महिला मोर्चा और बीजेपी पदाधिकारी ने गीता धामी का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान गीता धामी ने बुजुर्ग महिलाओं के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया और उन्हें सम्मानित किया और महिला समूह की महिलाओं को भी सम्मानित किया गया। गीता धामी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी चंपावत जिले को आदर्श चंपावत बनाने में जुटे हुए हैं और चंपावत को पर्यटन के हब के तौर पर विकसित किया जा रहा है ताकि युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार से जोड़ा जा सके। कि मैं निश्चित रूप से ये कह सकती हूँ, मुझे विश्वास है कि उनके नेतृत्व में पूरा प्रदेश आगे बढ़ेगा और जो है सारे अधिकतर विकास कार्य हैं उनके समय में पूरे होंगे। और पिछले दिनों नगर निगम ने अपना ऐप लोगों की सेवा में उपलब्ध कराया था, जिसके माध्यम से अभी तक 100 शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है। बता दें कि आम जनता घर बैठे मोबाइल ऐप से अपनी समस्याओं को लेकर शिकायत दर्ज कर सके और उन समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान हो, इसके लिए नगर निगम ने 1 अक्टूबर को शिकायत निवारण ऐप की शुरुआत की थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका शुभारंभ किया था। नगर निगम की ऐप डाउनलोड कर लोग शिकायतें दर्ज करने में लगे हैं। ऐप को लेकर लोगों में उत्साह भी नजर आने लगा है। नगर आयुक्त ने बताया कि ऐप के माध्यम से दर्ज शिकायतों का निस्तारण करवाने की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की होगी। शिकायतों के निस्तारण के लिए टाइमलाइन तय की गई है। सफाई से संबंधित समस्या हल करने के लिए 24 से 48 घंटे का समय दिया गया है। अन्य समस्याओं को हल करने के लिए अधिकतम 3 दिन की समय सीमा तय की गई है। नगर निगम के विषय है मुख्यतः साफ सफाई, स्ट्रीट लाइट्स, इन्हीं के संबंध में हमें शिकायतें प्राप्त हो रही हैं और इस पर लगातार हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उसका निस्तारण करवा रहे हैं। हमारी कोशिश यही है कि समय सीमा के अंदर उसका निस्तारण करवा दिया जाए। हमारे ऐप में यदि कोई शिकायत अगर लंबित ज़्यादा समय रह जाती है तो उसका भी जो है पूरा फ्लैग एक रेज हो जाता है, कलर कोडिंग के माध्यम से भी वो दिखाई देती है। तो लगातार हमारा यही प्रयास है कि जल्दी से जल्दी हम जो भी शिकायत प्राप्त होती है ऐप के माध्यम से करवाएं ताकि लोगों को सुविधाएं घर बैठे मिल सकें। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून में विधानसभा स्थित कार्यालय में मसूरी विधानसभा की सड़कों के संदर्भ में लोक निर्माण के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में मंत्री ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कई दिनों से लंबित सड़क निर्माण कार्य की समीक्षा करते हुए कहा कि कयारा धनोल्टी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य पूरा किया जाए। इसके निर्माण से धनोल्टी की दूरी लगभग 35 से 40 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। साथ ही उन्होंने क्षेत्र के अंतर्गत पुल निर्माण और सहस्त्रधारा स्थिति बाईपास मार्ग के निर्माण से जाम की समस्या से आमजन को निजात मिल सके। की जो सड़कें हैं, मेरे क्षेत्र के कई पुल व अन्य सड़कों की जो काफी दिनों से लंबित है। इसी प्रकार सहस्त्रधारा में एक बाईपास मार्ग, क्योंकि वहां पर जाम लगता है, बड़ा रोड जो है बाईपास की, इन सारे कामों की समीक्षा मैंने यहाँ पे की है। और एक क्योंकि 2019 से मैं उसका शिलान्यास कर चुका हूँ और शेष 4 किलोमीटर सड़क का घोषणा मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी खेत में करवाई थी। वो त्रुटिवश धनोल्टी में चली गई है। इन सारे विषयों को लेकर उनसे बातचीत हुई है। शीघ्र ही
मुझे आश्वस्त किया है पर सचिव ने इस शीघ्र ही उसका 15 दिन के अंदर उनका समाधान कर दिया जाएगा और जो सड़कें हमारी स्वीकृत हुई हैं उनके शिलान्यास लोकार्पण भी शीघ्र किए जाएंगे। रुक करते हैं खबरों की ओर। त्योहारी सीजन को देखते हुए जनपद उत्तरकाशी में खाद्य और सुरक्षा विभाग ने कमर कस ली है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी अश्विनी कुमार ने बताया कि जनपद उत्तरकाशी में पनीर, दूध, दही और मिठाइयां जो कि बाहर से बनकर आती हैं, उनके लगातार सैंपलिंग की जा रही है। साथ ही दुकानों में लगातार छापेमारी भी की जा रही है। बता दें कि उत्तरकाशी जनपद मुख्यालय में पिछले कई समय से नकली मावा मिलने की शिकायत आ रही थी, जिसको देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग जनपद में आने वाले सामान की चिनियाली सोड़ चेकपोस्ट पर चेकिंग हो रही है। तो हम अभी इसमें विशेषकर नवरात्र के स्पेशल जो फलाहार या जो भी मार्केट में चल रहे हैं उनका निरीक्षण करेंगे। साथ ही साथ जो हमारा आगामी जो दीपावली वगैरह का त्यौहार आ रहा है जिसमें मिठाइयों का ज़्यादा बिक्री बढ़ जाती है और विशेषकर जो गिफ्ट पैक जो भोज्य पदार्थ से संबंधित होते हैं उनकी भी बिक्री बढ़ जाती है, तो उस पर हम विशेष फोकस करेंगे। विशेषकर बाहर से आने वाली गाड़ियों में चेकिंग करेंगे कि कौन से खाद्य पदार्थ, चूँकि यहाँ पे अधिकांशतः सामान बाहर से ही आते हैं, इसलिए हमारा मूल जो फोकस रहेगा बाहर से आने वाले खाद्य पदार्थ, मिठाइयों, गिफ्ट पैक पर रहेगा। और निश्चित ही कि इसमें हम सैंपलिंग की कार्रवाई और ज़्यादा कार्रवाई करेंगे और जो भी इसका उल्लंघन करते हुए पाया जाएगा उसके खिलाफ मुकदमा भी दायर किया जाएगा। जसपुर श्री रामलीला कमेटी चौहानान द्वारा इस बार श्री राम बारात का भव्य और दिव्य आयोजन किया गया। राम बारात में दो बड़े बैंड और 2 बड़े डीजे, 2 घोड़े, 2 बग्गी, तीनों अखाड़े शामिल हुए। वहीं राम बारात में कई प्रकार की मनमोहक झांकियां शामिल रही। बारात में सभी राम भक्त राम भजनों पर झूमते नाचते नजर आए। इस बार राम बारात में 40 वर्षों बाद प्राचीन परंपरा को जीवित करते हुए महाराष्ट्र के नासिक से ताशे मंगवाए गए, जिन्होंने पूरी बारात की दिव्यता को बढ़ाया। रामलीला कमेटी द्वारा बारात में शामिल लोगों को राजस्थान के अजमेर से मंगाकर साफे पहनाए गए। राम बारात बड़ी मंदिर पर जाकर समाप्त हुई, जिसमें लगभग 5 से 6 हजार राम भक्त शामिल हुए। हमारी श्री रामलीला कमेटी मोहल्ला चौहानान ने काफ़ी सारी चीज़ों में जो हमारी पुरातन संस्कृति है और जो हमारे पूर्वजों ने जिस संस्कृति को बनाए रखा था उसी पैटर्न पे ले जाते हुए इस बार जो है 40 वर्षों बाद श्री राम बारात में ताशों की व्यवस्था की गई और महाराष्ट्र के नासिक से जो मैंने ये साफा पहन भी रखा है, ये वहाँ से मंगवाए हैं कि राम बारात में शामिल होंगे सभी लोग, तो साफे के साथ में होंगे। और उसके बाद में सभी जो राम बाराती राम भक्त थे उनके लिए सभी के लिए यहाँ पर भोजन की, प्रसाद की व्यवस्था की गई है। जोशीमठ से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर रविग्राम में विगत 2 वर्षों के उपरांत भगवान रामचंद्र जी की लीला का मंचन किया जा रहा है और जिसे देखने के लिए हर दिन सैकड़ों की तादाद में इस कड़ाके की ठंड में भी राम भक्त दूर दूर से पहुंच रहे हैं। भगवान रामचंद्र की लीला का मंचन का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। इसी के साथ आजकल जोशीमठ की ऊंची चोटियों में कई फुट बर्फबारी जमी हुई है और निचले इलाकों में कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है, लेकिन इस कड़ाके की ठंड में भी भक्तों की आस्था काफी भारी दिखाई दे रही है। वहीं जोशीमठ में हो रहे दरार और भू दसाव के चलते और कोरोना महामारी के चलते इस गांव में रामलीला मंचन का आयोजन नहीं हो पाया था, जिस कारण इस वर्ष इस गांव में रामलीला का आयोजन एक बार फिर से किया जा रहा है। लक्ष्मण का पात्र यहाँ पर प्ले कर रहा हूँ और ये मेरा प्रथम वर्ष है लक्ष्मण के पात्र के रूप में। और रविग्राम की रामलीला की एक बहुत ही खास बात यह है कि 1969 में इस पूरे संपूर्ण क्षेत्र में सबसे पहली बार रविग्राम में रामलीला शुरू की गई थी और तब से लेकर आज तक प्रेजेंट समय तक रविग्राम की रामलीला अपने मूल स्वरूप में आज भी उसी तरीके से यहाँ पर संचालित की जाती है। तो ये रामलीला जो रविग्राम की है ऐतिहासिक रामलीला है, इस क्षेत्र की सबसे पुरानी रामलीला है और 1969 से लगातार, बस केवल कोरोना के वक्त में थोड़ा हो गया था 2 साल, बाकी लगातार हमारा चल रहा है और हम अभी भी पुराने रागिनी पे चलते हैं, तो इसलिए यहाँ पर की रामलीला देखने के दर्शक काफ़ी उमड़ते हैं। देहरादून समेत कई जगहों पर ऑनलाइन फूड सप्लाई कंपनियों के डिलीवरी बॉय टारगेट पूरा करने के चक्कर में सड़क हादसे का शिकार हो रहे हैं।
पिछले हफ्ते देहरादून में एक फूड डिलीवरी बॉय की मौत के बाद परिवहन विभाग एक्शन मोड में आ गया है और उन्होंने कंपनियों को अल्टीमेटम दिया है। आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते हफ्ते प्रेमनगर में एक डिलीवरी बॉय की मौत हो गई। वहीं उन्होंने कंपनी को चेतावनी दी और कहा कि अगर कंपनियों ने डिलीवरी बॉय को तेज गाड़ी चलाने के लिए प्रेशर किया और उनके साथ कोई बड़ा हादसा हुआ तो ऐसी स्थिति में कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी ने सभी ऑनलाइन फूड डिलीवरी करने वाली कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बात भी की। ये कई बार इनकी जो होती है रैश ड्राइविंग की भी शिकायतें में आती हैं, ओवर स्पीडिंग की भी शिकायतें आती हैं। कई बार क्या होता है, इनको एकदम लिमिटेड टाइम के अंतर्गत इनको सामान पहुंचाना होता है, इसके लिए कई बार वो ओवर स्पीड में भी चलते हैं। इससे दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं और रोड सड़क में जो चलने वाले लोग हैं उनको भी कई बार डैमेज होता है। अभी कुछ दिन पहले प्रेमनगर में हमारे यहाँ एक डिलीवरी बॉय था, उसकी मृत्यु भी हो गई थी। तो इन सब चीज़ों को रेफरेंस में रखते हुए हमने एक अभी बैठक बुलाई थी। फूड डिलीवरी जो कंपनियां हैं जैसे स्विगी हैं, जोमेटो हैं, ब्लिंकिट हैं और ढेर सारी कंपनियां हैं, उनके प्रतिनिधि हमारे यहाँ आए थे और उनको हमने कुछ निर्देश दिया है। निर्देश ये दिया है कि पहले हमें वो एक सूची उपलब्ध कराएं कि उनके यहाँ कितने लोग काम करते हैं उनके प्लेटफॉर्म पे। उन्होंने बताया लगभग 2000 के आसपास हैं सब मिला करके, तो उनको हम ट्रेनिंग देने जा रहे हैं। एसडीएम तुषार सैनी ने नानकमता धर्म कांटे पर छापा मारा। तहसील नानकमता द्वारा दूरभाष के माध्यम से अवगत कराया गया कि उनके द्वारा अपनी धान से भरी ट्रॉली को मंडी समिति नानकमाता के धर्म कांटे पर तुलवाया गया। इसके उपरांत जब उनके द्वारा पुनः अपनी धान से भरी ट्रॉली को भगवती धर्म को पंचपेड़ा मानक माता में तुलवाया गया तो दोनों धर्मकोटे के वजन में लगभग 65 किलो का अंतर आ रहा है, इससे उसे नुकसान हो रहा है। शिकायत पर जांच प्रारंभ की गई। अपने राजकीय वाहन की तोल मंडी परिसर सितारगंज में स्थित धर्मकांटे पर कराई गई, जिसमें राजकीय वाहन का वजन 1925 किलोग्राम निकला। इसके उपरांत राजकीय वाहन का वजन भगवती धर्मकांटे पर करवाया गया तो वाहन का वजन 1920 किलोग्राम निकला। उक्त दोनों धर्मकांटों पर राजकीय वाहन के वजन में कुल 5 किलोग्राम का अंतर पाया गया, जिससे स्पष्ट है कि सरकारी धर्मकांटे और प्राइवेट धर्मकांटे पर कराए गए वजन में लगभग 63 से 75 किलोग्राम का अंतर आ रहा है, जिससे काश्तकारों को भारी नुकसान होने से इनकार नहीं किया जा सकता। प्रथम दृष्टया प्राइवेट धर्मकांटों पर घोर अनियमितता की जा रही है, जिसकी जांच किया जाना आवश्यक है, जिससे काश्तकारों को भारी नुकसान पहुंचने से बचाया जा सके। धर्मकांटों की शिकायत थी, इसमें हमने जो है वो मंडी में भी गाड़ी को जो है वो वेट कराया और उसके बाद प्राइवेट जो हमारे कांटे उन पर भी कराया, तो कुछ अंतर मिल रहा है। जैसे कि एक धर्म कांटे पे लगभग 70 किलो का अंतर है एक ट्रॉली पे और एक दूसरे धर्म कांटे पे लगभग 55 kg का अंतर है। जो यहाँ से ट्रॉली आवंटित होकर जाती है मिलर्स के यहाँ पे, और वो जहाँ नानकमता मंडी से जो पर्ची निकलती है उसको माने नहीं मानते हैं और अपनी तोल अलग से करवाते हैं। और अलग से करवाने के बाद आज जब उसको चेक किया गया तो उसमें 75 किलो का फ़र्क पाया गया। और जब दूसरी और एक मिल है उसके सामने एक धर्म कांटा है बालाजी वालों का, वहाँ पे चेक किया गया तो 55 किलो का फ़र्क पाया गया। ऐसे डेली ही मंडी की बात ना, मंडी के कागज़ों को ना मानकर अपनी बात को मनवाते हैं मिलर्स, जो अपनी मनमानी करते हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश भर की तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए जन टीवी, क्योंकि हम हैं जन जन की आवाज़।